बहू, कोई तुम्हें यहाँ कुछ भी बोले, पर तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आई हो। और नेहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। माँ जी, नई बहू को कुछ अच्छी चीज सिखाई जाती है, ना कि अपने ही घर वालों के खिलाफ भड़काया जाता है। और नेहा, तुम्हें भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए थी। तुम्हारी वजह से ससुर जी की कितनी बदनामी हुई है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि नई बहू के घर आते ही सब उसे कुछ न कुछ बोल रहे हैं और आरती उसे ताने दे रही है? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। पापा, मैंने सोच लिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नेहा से ही। शांति, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है। ये गांव में काम करने के लिए गया था या अपने लिए लड़की पसंद करने? कहां हम रिच लोग और कहां वो गरीब गांव की लड़की। और ये उस बदतमीज गरीब लड़की के लिए हमसे बगावत कर रहा है कि शादी करेगा तो उसी लड़की से। देवर जी, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको पापा जी की इज्जत का तो ख्याल रखना ही चाहिए था। लोग हम पर थूकेंगे। आदित्य, तू वहीं शादी करेगा जहां मैं कहूंगा। मैं तुम्हारी लव मैरिज के खिलाफ हूँ। ठीक है, अगर मेरी लव मैरिज नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। आप मान क्यों नहीं जाते? हमारी एक बहू हमारी मर्जी से तो आ ही गई है। अगर एक बहू हमारी बेटे की मर्जी से आ जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ता है? अगर हमारा बेटा हमसे दूर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? ये दुनिया दिखावे पर नहीं चलती। शांति के काफी समझाने पर रंजीत मान जाता है और ये खुशखबरी सुनकर आदित्य जल्दी से नेहा को फोन करता है। नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत जल्द हमारी शादी होगी और तुम इस घर की बहू बनकर आओगी। तुम्हें पता है, पापा हमारे रिश्ते के लिए मान चुके हैं। 2 दिन बाद मैं पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा आदित्य, बहुत जल्द हमारी शादी होगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं ये खबर माँ को सुनाकर आती हूँ। नेहा जल्दी से यह खुशखबरी अपनी माँ को देती है। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने मेरे लिए ऐसा दामाद देखा जो हमेशा तुझे खुश रखेगा। अगर इतना अच्छा लड़का मैं दिया लेकर भी ढूंढती तो भी मुझे नहीं मिलता। भगवान करे तुम्हारे रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। 2 दिन बाद घर में मेहमान आने वाले हैं। मैं जाकर उनके स्वागत की तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि आशा के घर में शहर से अमीर लोग आने वाले थे, इसलिए वो अपने घर की अच्छे से सफाई कर लेती है और घर में कुछ काजू बादाम लेकर आती है। 2 दिन बाद जब आदित्य अपने माता पिता और भैया भाभी के साथ आता है तो अकेली आशा फूलों से उनका स्वागत करती है। और फिर भी रंजीत की नाराजगी खत्म नहीं होती और रिश्ता पक्का करने के बाद रंजीत आशा से कहता है, हमारे खानदान में कभी किसी ने लव मैरिज नहीं करी। हमारा लड़का पहला है जिसकी लव मैरिज हो रही है। इसलिए आपसे विनती है कि हमारी इंसल्ट मत होने देना। हमारी बड़ी बहू मर्सिडीज से आई थी, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी छोटी बहू भी मर्सिडीज से आए। भाई साहब, हम गरीब गांव के रहने वाले लोग हैं। ऐसी गाड़ी का कभी नाम भी नहीं सुना और मैं विधवा औरत कैसे अपनी बेटी की विदाई मर्सिडीज कार से करूं? हमारे गांव में तो सारी बेटियां बैलगाड़ी से ही विदा हुई हैं। क्या बैलगाड़ी से? तुम चाहती हो कि मेरी बहू की एंट्री ससुराल में बैलगाड़ी से हो? आदित्य बेटा, अब भी तुम्हारे पास मौका है। हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में करवाएंगे जहां तुम्हें दहेज में मर्सिडीज कार भी मिलेगी और तुम्हारी बीवी भी मर्सिडीज कार से हमारे ससुराल आएगी। सही कह रहे हो पापा जी, ये तो मेरी भी इंसल्ट करवा देगी। लोग हंसेंगे आप पर, बोलेंगे बड़ी बहू की एंट्री मर्सिडीज से और छोटी बहू की एंट्री बैलगाड़ी से। मुझे तो सुन के ही गंदा लग रहा है। आरती आग में घी डालने का काम करती है, जिस वजह से रंजीत वहां से नाराज होकर चला जाता है। पर शांति अपने बेटे और बहू का रिश्ता पक्का करके चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है पर रंजीत की नाराजगी नहीं खत्म होती। तो वहीं आरती भी समय समय पर अपने देवर को टोंट मारती है और ससुर को भड़काने की कोशिश करती है। देवर जी, पापा जी को नाराज करके आप लव मैरिज तो कर रहे हैं, पर देखना आपकी ये शादी सफल नहीं रह पाएगी। अगर अरेंज मैरिज करते तो मेरी देवरानी मर्सिडीज कार से आती, मेरी तरह। आप भी खुश रहते और पापा जी भी खुश रहते। क्यों पापा जी, सही कहा मैंने? बहू, छोड़ दे तो इस नालायक को। कुछ बोलना ही बेकार है। इसने तो कसम खा ली है कि ये हमारी नाक कटवा कर ही रहेगा। पर बेटा, मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर छोटी बहू ने बैलगाड़ी से इस घर में एंट्री करी तो उसका गृह प्रवेश नहीं होगा। अपनी भाभी और पिता की ऐसी बातें सुनकर अब आदित्य भी परेशान हो जाता है और तभी नेहा का फोन आता है। शादी की तैयारी कैसी चल रही है? तुम्हें पता है ना, माँ ने तो यहाँ सारी तैयारी कर ली है और मैं जिस बैलगाड़ी से अपने ससुराल आऊंगी उसे सजाया जा रहा है। तुम कहो तो मैं वीडियो कॉल करके तुम्हें दिखाऊं? नेहा, मैं तुम्हारा कितना साथ दे रहा हूँ। क्या तुम अपनी माँ से ये कहकर बैलगाड़ी के बदले मर्सिडीज कार से नहीं आ सकती? क्या पापा मुझसे बहुत नाराज हैं? तुम खुद सोचो, अगर तुम बैलगाड़ी से आओगी अभी के समय में, वो भी शहर, तो लोग तुम पर कितना हंसेंगे। आदित्य, तुम मेरी हालत और गरीबी के बारे में सब जानते हो, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो।
हाँ नेहा, क्योंकि तुम नहीं समझ रही मेरी प्रॉब्लम। इतना बोलकर आदित्य नाराज होकर फोन रख देता है और नेहा आंखों में आंसू लिए अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ मत सजाओ ये बैलगाड़ी, और शायद मेरी विदाई भी इस बैलगाड़ी से ना हो पाए। नेहा तू ऐसा क्यों बोल रही है, क्या हुआ मेरी बच्ची? नेहा अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसके बाद आशा अपनी बेटी को समझाते हुए बोलती है, नेहा आदित्य भी परेशान है, पर वो तुझे बहुत प्यार करता है। वो तुझे अपने साथ जरूर ले जाएगा और तू अपने ससुराल इस बैलगाड़ी से ही जाएगी। देखना तुझे सब अपनाएंगे, बस तुझे अपने संस्कारों को नहीं भूलना। ससुराल में जाकर सबका दिल जीतना है। बैलगाड़ी की बात लोग समय के साथ भूल जाएंगे, याद रखेंगे तो सिर्फ तेरे संस्कार। अपनी माँ की बातें सुनकर नेहा को बहुत अच्छा लगता। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी वाला दिन आता है और कुछ ही देर में नेहा आदित्य की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब विदाई की तैयारी चल रही होती है तो रंजीत की नजर बैलगाड़ी पर पड़ती है और तभी आरती अपने ससुर से कहती है, पापा जी ये लोग बड़े ही बेशर्म हैं। इतना बोलने के बाद भी इन्होंने बैलगाड़ी सजा रखी है। बहू जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या ही कहना। इतना बोलकर रंजीत नाराज होकर वहां से चला जाता है और अब सब कुछ शांति अपनी आंखों से देख लेती है और बहुत दुखी होती है। कुछ देर बाद नेहा की विदाई होती है और नेहा अपनी बैलगाड़ी में बैठकर अपने ससुराल जाती है। पर शांति जब अपनी बहू का गृह प्रवेश करने के लिए घर में पूजा की थाल लेने आती है तो रंजीत उससे कहता है, तुम्हारे बेटे के चक्कर में मेरी नाक कट गई। अपनी बहू को बोलो जो बैलगाड़ी से उसने ससुराल से एंट्री ली है उसी बैलगाड़ी के साथ वापस अपने मायके चली जाए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं भी तो बैलगाड़ी से आई थी। जब आपने अपनी बीवी को अपना लिया तो बहू को क्यों नहीं? और लोगों का तो काम होता है हंसना। वो 4 दिन हंसेंगे और 5वें दिन भूल जाएंगे, पर हम सिर्फ इसलिए अपने बहू बेटे को खुद से दूर नहीं कर सकते। उन्होंने लव मैरिज करी और बहू ने बैलगाड़ी से एंट्री करी है। मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश जरूर करवाऊंगी। शांति पहली बार अपने पति को जवाब देकर बाहर चली जाती है और जैसे ही आरती की थाल लेकर बैलगाड़ी के पास जाती है, बैल जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से शांति डर जाती है और फिर वो अपनी बहू की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। अब अगले दिन जब नेहा अपनी पहली रसोई कर रही होती है तो तुम गांव के गंवार मिट्टी पर खाना बनाने वाली, दिक्कत हो रही होगी ना इतने अच्छे रसोई में खाना बनाने में। दीदी गांव से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना ही नहीं जानती। मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। आप बाहर इंतजार कीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ और देखना मैं सबका दिल जीत लूंगी। उम्मीद तो नहीं है तुमसे, पर काम खत्म करके मेरे कपड़े धो देना और मेरे हाथ पैर भी दबा देना। मैंने सुना है कि गांव के लोग हाथ पैर अच्छा दबाते हैं। इतना बोलकर आरती वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब नेहा खाने में कचौड़ी, पूरी, खीर, हलवा बनाकर लेकर आती है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथों का स्वाद काफी अच्छा था, जिसे खाकर रंजीत का भी मन पिघलने लगता है। समय यूं ही बीतता है और नेहा अपनी जेठानी के साथ रहती है, उसकी सारी बातें मानती है और अपने ससुर को खुश करने में लगी रहती है, जिस वजह से धीरे धीरे उनके मन में नेहा के लिए कड़वाहट खत्म होने लगती है। और एक दिन नेहा, जब तुमने बैलगाड़ी से एंट्री करी तो मुझे लगा कि तुम बहुत ज्यादा गंवार हो, पर मैं भूल गई थी कि लव मैरिज करने वाले गंवार नहीं होते। और तुमने साबित कर दिया, बैलगाड़ी से आने वाली मेरी देवरानी गंवार नहीं। और आज तुमने ना सिर्फ मेरा बल्कि पापा जी का भी दिल जीत लिया है। आहा, ये कैसी रसोई है, यहाँ पर तो सांस लेना भी मुमकिन नहीं है। मेरी आंख भी कितनी जल रही है। ये भगवान, मेरी आंखों से इतना पानी क्यों आ रहा है? कुछ दिख भी नहीं रहा। प्रीति को खाना बनाने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसके ससुराल में किसी को इस बात से जरा सा भी फर्क तक नहीं पड़ रहा था। प्रीति के हालातों की कहानी थोड़ा और टटोलते हैं और हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। शारदा अपनी रसोई में खाना बनाते हुए अपनी बेटी से कहती है, अरे जल्दी से आटा लगा दे, मेरी सब्जी भी बनने वाली है। तुझसे कोई काम जल्दी नहीं किया जाता है क्या? क्या माँ, मुझसे अब और काम नहीं होता, ऊपर से चूल्हे पर खाना बनाना। आपको पता है ना चूल्हे पर खाना बनाना कितना कठिन होता है। हाँ मुझे सब पता है, और मैं कहाँ किसी बात के लिए मना कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कुछ दिनों में तेरी भाभी आ जाएगी, फिर वो घर, चूल्हा, रसोई सब कुछ संभाल लेगी और तुझे मुझे छुट्टी मिल जाएगी। हाँ माँ, मैं भी अब तो भाभी के आने का ही इंतजार कर रही हूँ। माँ, यहाँ ठंड भी बहुत लग रही है। अरे बस कुछ दिन की तो बात है, एडजस्ट कर लेना। शारदा अपनी नई बहू का घर में गृह प्रवेश करते हुए खुशी खुशी कहती है, आज से तू हमारे घर की लक्ष्मी है बहू। अब से तुझे यहीं रहना है। तुझे कोई भी दिक्कत परेशानी हो ना तो हम में से किसी को भी बेझिझक बता सकती है। अब से यही तेरा घर है। जी माँ जी। अच्छा स्वीटी, अपनी भाभी को कमरे में लेकर जा, हाथ मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश हो जाएगी। पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है ना बहू को। हाँ माँ जी,
मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मुझे रसोई घर बता दीजिएगा। मैं पहली रसोई की रस्म के लिए सबके लिए कुछ खास बनाना चाहती हूँ। प्रीति अपने कमरे में जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाती है, तभी वहाँ उसकी नंद आती है। भाभी, आप फ्रेश हो गई? हाँ, हो गई मैं। चलो तुम मुझे रसोई घर दिखा दो। वैसे भाभी आपका ठीक है, शादी करके ससुराल में आई हैं और सुबह ही आपकी एंट्री हुई है ताकि आप सुबह ही सबको अपनी पहली रसोई का स्वाद चखा सके। हाँ, यहाँ आने में टाइम लग गया ना, इसीलिए। अच्छा चलो, सबके लिए कुछ खाने को भी तो बनाना है, सब इंतजार कर रहे होंगे ना। स्वीटी अपनी भाभी को रसोई घर में लेकर जाती है और रसोई घर देखकर प्रीति काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये है रसोई? हाँ भाभी, यही रसोई है, हम इसमें ही खाना बनाते हैं। और ये रहा चूल्हा। चूल्हे पर खाना कैसे बनाते हो? बहुत आसान है भाभी, चूल्हे पर लकड़ियां जलाओ और लकड़ियों के ऊपर बर्तन रखो और जो भी बनाना है बना दो। वैसे घर तो इतना अच्छा बना है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर चूल्हे का इस्तेमाल होता है। और चूल्हे पर खाना आज के समय में कौन बनाता है? हम लोग खाते हैं, हमारे घर में ठंड में तीनों टाइम का खाना चूल्हे पर ही बनता है। और चूल्हे का खाना आप मानोगी नहीं भाभी, बहुत ही स्वाद बनता है। और जब ठंड में गर्मा गर्म चूल्हे का खाना खाओ, मजा ही आ जाता है भाभी। खाने का तो पता नहीं, लेकिन ये रसोई पूरी खुली है, यहाँ हवा कितनी आ रही है। तभी वहाँ प्रीति की सास आती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर से हवा आती है तो चूल्हे की गर्माहट भी तो आती है ना। तो बहू, कैसा लगा तुझे अपना रसोई घर? माँ जी, यहाँ पर तो आटा पीसने वाली चक्की है, सिलबट्टा है, बहुत ही पुराना है रसोई घर। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। बहू, हमारे घर में ऐसे ही है और तुझे भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये सब चीज बहुत अच्छी होती है। चल तू अपनी पहली रसोई के लिए खाना बना, तब तक हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। सब लोग बाहर चले जाते हैं। प्रीति चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी करती है। प्रीति काफी देर से चूल्हा फूंक रही थी, लेकिन उससे चूल्हा जल ही नहीं रहा था। हे भगवान, ये चूल्हा कैसे जलेगा? उफ, और यहाँ पर तो इतनी ज्यादा ठंड भी लग रही है। हवा कितनी आ रही है, ऐसे खुले में रसोई कौन बनाता है? 4 लकड़ियों से प्रीति चूल्हा जैसे तैसे जलाती है। फाइनली चूल्हा जल गया। अब मैं इस पर जल्दी से हलवा बनाती हूँ। प्रीति जैसे ही कढ़ाई रखती है कि कढ़ाई डगमगाने लगती है। ये कढ़ाई डगमगा क्यों रही है? अरे थोड़ी देर डट जा, मुझे खाना बनाने दे। पहली रसोई की रस्म है, ऐसे चलता रहेगा तो मेरी पहली रसोई की रस्म तो हो गई। काफी मशक्कत करने के बाद कढ़ाई चूल्हे पर रुकती है कि तभी आग बुझ जाती है। हे भगवान, इतनी मुश्किल से आग जली थी, जैसे कढ़ाई रुकी, चूल्हे पर ये आग बुझ गई। ये रसोई घर है या कोई कबाड़ खाना है? भगवान, मैं कैसे पहली रसोई की रस्म करूं? पहले ही दिन नाक नहीं कटनी चाहिए। प्रीति काफी देर तक मेहनत करती रही, तब जाकर हलवा सब्जी पूरी बनकर तैयार होता है और बाहर सबको खाने के लिए परोसती है। ये लो, खाना बन गया है। मैंने सबके लिए पहली रसोई की रस्म में हलवा पूरी सब्जी बनाई है, खाकर बताइए। अरे, ये तो जली हुई पूरियां हैं और हलवे की शक्ल भी कुछ खास नहीं लग रही है। भाभी, आपने ये पहली रसोई का खाना बनाया है? अरे ऐसा खाना तो हम गाय भैंस को भी नहीं देते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन चूल्हे पर खाना बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझसे जैसा बना मैंने वैसा बना दिया। कोई बात नहीं बहू, आज तेरा पहला दिन था। वैसे तो पहली रसोई की रस्म सबकी यादगार होती है, लेकिन तूने तो यादगार बनाने के लिए इतना घटिया खाना बना दिया कि हम तेरी तारीफ के पुल तो क्या, बुराई भी नहीं कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब तू इस घर में रह रही है तो तुझे धीरे धीरे आदत हो जाएगी। भाई, मेरे लिए तो कोई और ही खाना बना दो, ये खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। पहली रसोई की रस्म तो पूरी तरह से चौपट हो जाती है, लेकिन अब प्रीति के लिए कठिनाइयां हर रोज खड़ी होती हैं। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह प्रीति रसोई में खाना बनाने जाती है। हे भगवान, कितनी हवा आ रही है। एक काम करती हूँ, इस तिरपाल से छत को ढक देती हूँ। प्रीति तिरपाल से छत को ढक देती है और खाना बनाने लगती है, लेकिन तिरपाल से ढकने की वजह से रसोई घर में धुआं होने लगता है। मेरी आंखें क्यों इतनी जल रही हैं? हे भगवान, ये तिरपाल लगाकर ही मैंने गलती कर दी। प्रीति जैसे ही तिरपाल को हटाती है कि उसे ठंड लगने लगती है। हे भगवान, प्लीज इस रसोई घर से मुझे बचा लो। ये पुराने दादा परदादा के जमाने का रसोई घर, इसमें कोई खाना बनाए या फिर कोई यहाँ से जिंदा बचकर जाए। प्रीति खाना बनाने लगती है, तभी प्रीति चूल्हे से कढ़ाई उतार रही होती है, लेकिन कढ़ाई से प्रीति का हाथ जल जाता है। मेरा हाथ! हे भगवान, ये चूल्हा है या मेरी जान का दुश्मन? मेरा हाथ जल गया। प्रीति की आवाज सुनकर वहाँ सब लोग आते हैं। अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सब ठीक तो है ना? प्रीति, तुम्हारा हाथ तो जल गया है,
ये तुम्हारा हाथ कैसे जला? ये चूल्हे पर मुझसे खाना नहीं बनाया जाता है। जब भी काम करती हूँ कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं चूल्हे पर खाना बना भी पाऊंगी। बहू तो बहुत ज्यादा ही बहाने बनाती है। अरे चूल्हे पर मैंने भी खाना बनाया, तेरी नंद ने भी खाना बनाया, हमें तो कभी इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तुझे हो रही है। चूल्हे का खाना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और तू इतने टाइम से चूल्हे पर खाना बना रही है, अब तक तो तुझे आ ही जाना चाहिए था। और भाभी, आप इतने सारे कपड़े पहनकर खाना क्यों बना रही हो? ऐसे तो आपको ही परेशानी होगी ना। ठंड ही इतनी है यहाँ, 5 ही ठंड में हम घर में बस खाना नहीं बना सकते हैं क्या? नहीं बहू, ठंड में ही चूल्हे पर खाने का स्वाद आता है। सरसों का साग, मक्के की रोटी। एक काम कर, आज सरसों का साग ही बना दे। प्रीति अपनी तकलीफ सबको बताती तो है लेकिन कोई भी उसकी तकलीफ नहीं समझता। कुछ दिनों बाद प्रीति चक्की पर आटा पीस रही थी कि तभी उसका हाथ चक्की में आ जाता है। आह भगवान, अब तो शिकायत करने का भी मन नहीं करता। यहाँ पर शिकायत करने का भी कोई फायदा ही नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। चूल्हे का खाना, तीनों टाइम का खाना, बस यही करती रहती हूँ मैं। कुछ दिनों बाद प्रीति खाना बना रही होती कि तभी पास में रखे कपड़े में आग लग जाती है। हे भगवान, आग! ये आग कैसे लग गई? इससे पहले आग बढ़े मुझे आग बुझानी पड़ेगी। प्रीति आग बुझाने जाती है लेकिन वहां रखी सूखी घास और लकड़ियों में आग लग जाती है जिससे रसोई भी जलने लगती है। आग! अरे कोई है, आग लग गई है, बचाओ बचाओ! प्रीति की आवाज सुनकर सब लोग वहां आते हैं और सब मिलकर आग बुझाते हैं। बहू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर आज आप लोग सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। माँ अब बस करो, प्रीति से चूल्हे पर खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया जा रहा है और ये सब हम साफ साफ देख पा रहे हैं। हर रोज उसे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आज अगर प्रीति को कुछ हो जाता तो? हाँ भैया सही कह रहे हैं, चूल्हे पर खाना बनाना कितना कठिन है। आप और मैं अच्छे से जानते हैं और भाभी को तो ये आता भी नहीं था लेकिन वो फिर भी हमारे लिए कर रही थी। पर अब हमें भाभी को भी तो समझना चाहिए ना। हम बस अपनी किसी छोटी सी जिद की वजह से अपने परिवार वालों को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना। आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हो और बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी तकलीफों को नहीं समझा। आज के बाद ये चूल्हा रसोई बंद। अब हमारे घर में भी सिलेंडर और गैस आएगी। सच में माँ जी? हाँ बहू, अब और तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अंत में प्रीति की परेशानी उसके ससुराल वाले समझते हैं और अब गैस सिलेंडर घर में आ जाता है जिस पर प्रीति आराम से सबके लिए खाना बनाती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी का फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आपको चूल्हे का खाना पसंद है या गैस का।